हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री चल रहा है और इस ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर हम पूर्व के वीडियो में थायोल के बारे में हम पढ़ रहे थे और थायोल के अंदर हमने उसका सामान्य परिचय, नामकरण, विचलन की विधियाँ और फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, जो कि पूर्व के वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे। क्योंकि OH और SH की तुलना कर रहे हैं तो OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए विचलन में विलय होता है, उसका क्वथनांक का मान उच्च होता है। SH के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम पूर्व के वीडियो में इनको पढ़ के आए थे। अब आज के वीडियो में हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है आपके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्वेश्चन है हमारा, देखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के निर्माण की विधि देते हुए निर्माण की विधि देते हुए इनकी अभिक्रिया लिखिए, देते हुए इनकी अभिक्रिया लिखिए। ये लिखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के निर्माण की विधि देते हुए इनकी अभिक्रिया लिखिए। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे PCl5 के साथ निर्माण की विधियां हम पढ़ रहे हैं। बनाने की विधि या हम लिख सकते हैं निर्माण की विधियां, और उस विधि में नंबर 1 है PCl5 के साथ। देखिए, यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये देखिए फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा है। C6H5 SO2O बॉन्ड H। आप देखिए PCl और ये आपका Cl फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है आपका, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये लीजिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आप देखिए ये आपका POCl3 बाहर निकल जाएगा आपका, और ये आपका तो C6H5SO2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन गई आपकी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पहली अभिक्रिया। निर्माण की हमने पहली अभिक्रिया पढ़ ली। दूसरी अभिक्रिया देखिए हम जो है वो है आपकी क्लोरोसल्फोनिक अम्लों से, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल से। क्लोरोसल्फोनिक अम्ल मतलब आपका HOSO2Cl, क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। देखो बेंजीन की अभिक्रिया C6H5H, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन की अभिक्रिया हम इसके साथ बना रहे हैं HSO2Cl, ये आपका बाहर निकल गया, ये आपका हो गया क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। अब देखिए
C6H5SO2Cl प्लस ये जल का अणु आपका बाहर निकल गया और ये बन गया हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तीसरी विरचन की विधि हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरल क्लोराइड। सल्फ्यूरल क्लोराइड, सल्फ्यूरल क्लोराइड में देखिए आपका ClSO2Cl आपका सूत्र है और इसकी अभिक्रिया भी हमने C6H5H ये बेंजीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और यह आपका ClSO2Cl ये हो गया क्लोरो सल्फ्यूरल क्लोराइड। ये देखिए सल्फ्यूरल क्लोराइड और यह सीरा बाहर निकल गया C6H5SO2Cl प्लस ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये देखिए आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के निर्माण की विधि और उनकी अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बेंजीन क्वेश्चन हमारा है बेंजीन, ये देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl के निर्माण की विधि देते हुए इनकी अभिक्रिया लिखिए। आप देखिए निर्माण की विधियां आपकी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें पहले PCl5 के साथ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है आपका, इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ये आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो गया और POCl3 बार HCl क्लोरोसल्फोनिक अम्लों से बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोसल्फोनिक अम्लों के साथ करा रहे हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो बेंजीन सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के निर्माण की विधियां पढ़ी। अब हम इसकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया देखिए, पहली अभिक्रिया जो हम पढ़ेंगे इनकी अभिक्रियाएं लिखिए। अब हमारा ये आंसर हम लिखेंगे, इसके बाद में हम अभिक्रियाएं देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की। पहला जल अपघटन के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। जल अपघटन कराने पर आपका कौन सा उत्पाद बनता है तो वो देखिए नंबर। पहले अभिक्रिया है जल अपघटन। अभिक्रियाओं के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो ये देखिए विरचन की विधि के बाद में अभिक्रियाएं। नंबर 1 हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन। ये देखिए हम जो है C6H5SO2Cl की अभिक्रिया HOH के साथ कराते हैं तो ये देखिए HCl आपका बाहर निकल जाता है और ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस हम करा रहे हैं तो ये HCl आपका बाहर निकल गया और ये C6H5SO2OH प्लस HCl ये बन गया हमारा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण। दूसरी अभिक्रिया जो है अमोनियम
C6H5SO2NH2। ये एसिटिलाइड का निर्माण हो जाएगा आपका प्लस Hc। ये देखिए, अब हम इसकी प्राथमिक एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। C6H5SO2Cl NH और ये आपका प्राथमिक एलिमेंट जो है NHR, ये अमोनिया आपका NH3 और ये आपका HCl आपका बाहर निकल गया और C6H5SO2NHR प्लस Hc। तो इस प्रकार से ये हमारा क्षार में विलय यौगिक बनता है। क्षार में विलय यौगिक वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के प्राथमिक एमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे आज के वीडियो में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के निर्माण की विधि देते हुए हमें 3 निर्माण की विधि पढ़ी थी। PCl5 के साथ आपने, दूसरी हमने जो है HO2Cl के साथ में, सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ, तीनों विचलन की विधियां पढ़ी जिसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का निर्माण हुआ। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे हैं। ये आपकी अभिक्रियाएं होंगी। पहला हाइड्रोलाइसिस जलन गठन कराया हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया। दूसरा हम अमोनिया गठन अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे हमारा, ये आपका बन गया प्राथमिक एलिमेंट के साथ का एक क्षार में विलय यौगिक बन गया। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमने आपको लिखा है उस क्वेश्चन का आंसर हो गया और एक एकांक परीक्षा के अंदर भी आ चुका है। अब देखिए हम आपको एक नया क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। नेक्स्ट कार्बधात्विक यौगिक, अगला हमारा क्वेश्चन है कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक को लिखिए कार्बधात्विक यौगिकों में क्वेश्चन है कार्बधात्विक यौगिकों में धातु कार्बन के मध्य, धातु कार्बन के मध्य, कार्बधात्विक यौगिकों में धातु कार्बन के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। देखिए कार्बधात्विक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो हैं आपके, कार्बधात्विक यौगिकों में धातु कार्बन के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए आंसर में हम जो पढ़ेंगे वो है आपके, इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार से। नंबर 1 जो है आपका, नंबर 1 है आयनिक। नंबर 1 है आयनिक यौगिक। नंबर 2 है आपका सहसंयोजक यौगिक। और तीसरा देखिए, तीसरा जो प्रकार पड़ेगा विस्थानीकृत एंड विलोपिलाइज्ड,
विस्थानीकृत एंड डिलोकलाइज्ड, विस्थानीकृत पाई, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंद, पाई इलेक्ट्रॉन बंद युक्त यौगिक 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। यह आपका पाई, ये तो देखिए कहा जाता है कि यौगिकों में धातु कार्बन की मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और विस्थानीकृत आपका पाई बंध युक्त यौगिक। अब देखिए नंबर 1 हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में देखिए 4 धातुएं कार्बन के साथ मिलकर 4 धातुएं कार्बन के साथ मिलकर इस प्रकार के यौगिक को बनाती है। इस प्रकार के यौगिक को बनाती है। 4 धातुएं जैसे आपके सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम, Fr आपका रेडियोएक्टिव तत्व है। कांसी में रेडियोएक्टिव तत्व है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम और सीजियम। 4 धातुएं कार्बन के साथ मिलकर इस प्रकार के यौगिक बनाती है, क्योंकि 4 धातुओं की विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है। पहला 4 धातुओं की विद्युत ऋणता का मान, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है। 4 धातुओं की विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है और ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण जल में विलय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। जबकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ये इनके विलयन जो है विद्युत के चालक होते हैं। इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। कार्बनिक मूलक जो है एनोड पर कार्बनिक मूलक, जबकि एनोड पर और धातु कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये देखिए हमने जो वर्गीकरण करने का धातु यौगिकों में धातु कार्बन के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण इसे 3 प्रकार से किया गया है। आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। आयनिक यौगिक 4 धातुएं कार्बन के साथ मिलकर के इस प्रकार के यौगिक बनाती हैं, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम। कांस्य में रेडियोएक्टिव तत्व 4 धातुओं की विद्युत ऋणता का मान बहुत कम होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण जल में विलय होते हैं, क्योंकि अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। कार्बनिक मूलक जो है एनोड पर और धातु कैथोड पर मुक्त हो जाती है।
इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में देखिए तो इस प्रकार से ये आपका आयनिक यौगिक हो गए और नेक्स्ट आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है सहसंयोजक। आयनिक यौगिक में फिर देख लीजिए आयनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है आपका चार धातुएं कार्बन के साथ मिलकर के इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। चार धातुओं के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइडियम और सीजियम आते हैं। चार धातुओं की विद्युतीयता का मान बहुत कम होता है। ये पोलैरिटी ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जल में मिले होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अम्लीय होते हैं। इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। कार्बनिक मूलक एनोड पर, धातु कैथोड पर मुक्त हो जाती है। आगे देखिए दूसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध। दूसरा जो हम तीन प्रकार के होते हैं उनमें दूसरा प्रकार है आपका सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध है आपका दूसरा प्रकार हमारा। ये देखिए दूसरा प्रकार हमारा है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिकों में अधातुएं कम धन विद्युती धातु यानी अधातुएं आपकी नॉन मेटल है। धातुएं कम धन विद्युती कम धन विद्युती धातुएं कम धन विद्युतीय धातुएं कार्बन के साथ मिलकर इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इनमें एम बॉन्ड सी एम सहसंयोजक बंध बनता है। सामान्यतः सिग्मा बंध होता है। सामान्यतः इनमें सिग्मा बंध होता है। सामान्यतः इनमें सिग्मा बंध होता है। लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युतीयता में अंतर होने के कारण लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अंतर होने के कारण ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जैसे डाइएथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइस Zn यानी फ्रैंकलिन अभिक्रमक डाइएथिल जिंक आपका। दूसरा जो है ट्राइमेथिल बोरेन CH3 का होल ट्वाइस B ट्राइमेथिल बोरेन। ट्राइएथिल एल्युमिनियम एल्यूमिनियम
यानी C2H5 का होमोफाइज ये है। तो देखिए इस प्रकार से हमें इन सहसंयोजक बंधों के बारे में आपको बताया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके धातु कार्बधात्विक यौगिकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका सहसंयोजक यौगिक, दूसरा आयनिक यौगिक, तीसरा विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला हम आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं। सहसंयोजक यौगिकों के अंदर देखिए आप, ये है धातुएं कम धन विद्युती, धातुएं कार्बन के साथ मिलकर कम धन विद्युती, यानी जैसे क्लोरीन है, कार्बन के साथ मिलकर इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करती है। इनमें M और C बंध बनता है, जो साधारणतः में सिग्मा बंध का निर्माण होता है, लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण ये भी पोलरिटी प्रकृति के होते हैं, जैसे डाइएथाइल चेन। आप ये Z आपका धातु है, जिनको धातु में है, तो C2H5 के साथ आपका बॉन्डिंग कर रहा है, डाइएथाइल चेन का निर्माण हो गया। ट्राईएथिल बोरेन आपका, ट्राईएथिल एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिया, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक। अब तीसरा प्रकार जो हम पढ़ेंगे विस्थानीकृत, तीसरा प्रकार आता है विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक। विस्थानीकृत आपका पाई बंध युक्त यौगिक। देखिए विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। जैसे कि हम बेंजीन वाले में जो पाई बॉन्ड पढ़ रहे हैं वो डीलोकिलाइज होता है, विस्थानीकृत होता है, घूमता है। तो ये सभी देखिए विस्थानीकृत जो हम पढ़ रहे हैं, ये कार्बधातुक यौगिकों पर एक बहुत बड़ा वर्ग इस समूह के अंतर्गत आता है। कार्बधात्विक यौगिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस समूह के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा समूह इसके अंतर्गत आता है। इन यौगिकों की व्याख्या हम साधारण बंधों के आधार पर नहीं की जा सकती है। इन यौगिकों में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, इन यौगिकों में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, इन यौगिकों में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य, धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। साथ ही कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षक व धातु के पूर्ण पूरित कक्षकों के मध्य में अतिव्यापन होता है। संक्रमण तत्वों में रिक्त द्विकक्षक
होने के कारण इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। यानी संक्रमण तत्वों में रिक्त डिकक्षण होने के कारण, तो रिक्त डिकक्षण होगा, रिक्त डिकक्षण होने के कारण उनके द्वारा, रिक्त डिकक्षण होने के कारण इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। तो मेन रूप से ये रिक्त डिकक्षकों के बहुत बड़ा समूह है, जो कि आवश्यक सारणी में हम एस और पी ब्लॉक के मध्य में, एस खंड आपका और ये पी ब्लॉक के मध्य में बहुत बड़ा भाग होता है 3 से लेकर के 12। ये आपका संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व यानी डिकक्षक, डी ऑर्बिटल। तो इनमें संक्रमण तत्व और रिक्त डिकक्षक होने के कारण इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सेतु बंधित, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका सेतु बंधित यौगिक, सेतु बंधित यौगिक, सेतु बंधित एल्किल यौगिक, सेतु बंधित एल्किल यौगिक। दूसरा हो गया आपका सैंडविच यौगिक, सैंडविच यौगिक। और तीसरा जो है ओलेफिन या एसिटिलीन यौगिक, ओलेफिन या एसिटिलीन यौगिक। ये 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने कार्बनिक यौगिकों को 3 भागों में बांटा, आयनिक, आपका सहसंयोजक और विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनिक यौगिक। तो हम दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बंध का मतलब घूमना, डिलॉकलाइज होना। तो कार्बनिक यौगिकों का ये बहुत बड़ा भाग इस समूह के अंतर्गत आता है। डिलॉक जो कि बहुत बड़ा है। इन यौगिकों में विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के रिक्त कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है। संक्रमण तत्वों में रिक्त डिकक्षक होने के कारण इस प्रकार के यौगिक बनाए जाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सेतु बंधित एल्किल यौगिक, सैंडविच यौगिक और ओलेफिन या एसिटिलीन यौगिक। धन्यवाद स्टूडेंट्स। सो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में आगे इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे।